नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का और बात 60 के दशक की। कॉलेज के दिनों से ही जतिन का एक दोस्त हुआ करता था, अजीज दोस्त गुरनाम। जतिन यानी कि राजेश खन्ना अभी तक राजेश खन्ना नहीं बने थे और यही गुरनाम जतिन के स्टार बनने के बाद उसके बेहद करीब रहा और बतौर मैनेजर और सेक्रेटरी उसके साथ सालों तक कामकाज को संभालता रहा। कॉलेज के दिनों में गुरनाम की भी थिएटर में काफी रुचि थी और गुरनाम का एक दोस्त था प्रशांत कुमार रॉय। प्रशांत गुरनाम के नाटक देखने अक्सर आया करता था और इन्हीं नाटकों के दौरान प्रशांत की मुलाकात जतिन से हुई, राजेश खन्ना से। बाद में प्रशांत ने 22 साल तक राजेश खन्ना के ऑफिस सेक्रेटरी के रूप में काम किया। बांद्रा में अभिनेता सलमान खान के बीइंग ह्यूमन के दफ्तर में प्रशांत रॉय से जब एक पत्रकार की मुलाकात हुई तो प्रशांत ने पुरानी यादों के सफर को बड़ी ही रोमानियत अंदाज से बयां किया। प्रशांत के मुताबिक गीता बाली से जुड़ी घटना के बाद जतिन वापस अपने नाटक के रिहर्सल में डूब गए। नाकामी की बातों से अपना जहन हटाने के लिए उसने दिन रात नाटक की तैयारी में खुद को व्यस्त कर लिया और जल्दी ही एक इंटर कॉलेज प्रतियोगिता होने वाली थी और जतिन वीके शर्मा के एक नाटक में अहम रोल कर रहा था। प्रशांत बताते हैं एक इंटरव्यू में बात के दिनों में कि जिस दिन उस नाटक का मंचन था उस दिन कॉलेज के एक प्रतिद्वंदी ग्रुप से जतिन की किसी बात पर बहस हो गई और इस झगड़े का बदला लेने के लिए उन लोगों ने जतिन का नाटक बर्बाद करने की योजना बनाई और उस शाम नाटक शुरू हुआ और जैसे ही जतिन की एंट्री हुई उसी पल जतिन पर केले के छिलकों और अंडों की बौछार कर दी गई। सोचिए, राजेश खन्ना का नाटक और राजेश खन्ना के नाटक पर लोगों का यह रिएक्शन। जतिन हैरान होकर बस मंच पर मानो जड़ गया। नाटक वहीं छोड़ना पड़ा, वहीं रोकना पड़ा और इसके बाद दोनों ग्रुप भिड़ गए और नाटक रद्द हो गया। प्रशांत उस पलों को याद करते हुए बात के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि काका जी मंच से पीछे आए और वीके शर्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। वो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने इस नाटक के लिए दिन रात मेहनत की थी, वो सब बर्बाद हो गई। वो रोते हुए बोले, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी लोग मेरा काम क्यों बिगाड़ते हैं, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। हम सबको भी बहुत गुस्सा आ रहा था। हम सब ने फैसला किया कि झगड़ा शुरू करने वाले शख्स को अभी ढूंढेंगे। जतिन को ढांढस बंधाने के लिए सब लोग जतिन की कार में बैठकर उस शख्स की तलाश में निकल पड़े जिसने ये सब कुछ रायता फैलाया था। जतिन गाड़ी चला रहा था और उसके साथ आगे की सीट पर गुरनाम थे, पीछे प्रशांत रॉय और वीके शर्मा थे और काफी रात तक सब लोग तलाश करते रहे मगर वो शख्स मिला नहीं जिसने सारा नाटक खराब किया था। लेकिन इस ड्राइव के दौरान हुई बियर, मस्ती और बातचीत ने जतिन के मन के बोझ को हल्का कर दिया। इसके बाद खार स्टेशन के बाहर सबने खाना खाया और फिर जाते जाते वीके शर्मा ने जतिन को फिर गले से लगाया और बोले, तू इतना रोता क्यों है, इस तरह रोया मत कर, आखिर में सब ठीक हो जाता है। उस रात जतिन दोस्तों के सामने हंस तो पड़ा था लेकिन वो जानता था कि फिल्मों में एक्टर बनने के ख्वाब से वो अभी भी बहुत दूर है। उस रात दोस्तों के जाने के बाद बंबई की सुनसान सड़कों पर अकेले गाड़ी चलाते हुए वो शायद सोच रहा था कि पता नहीं कौन सा रास्ता उसकी मंजिल तक जाएगा। रास्ते तो इस सड़क से बहुत जाते हैं। खैर, एक रोज जतिन ने एक विज्ञापन देखा अखबार में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जाने माने निर्माता और निर्देशकों ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स नाम का एक ग्रुप बनाया था और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स में जीपी सिप्पी, बीआर चोपड़ा, शक्ति सामंत, जे ओम प्रकाश जैसी कई मशहूर नाम शामिल थे और अब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ मिलकर
यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स नए अभिनेताओं की तलाश करने के लिए एक टैलेंट हंट आयोजित कर रहे थे। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट, ये साल था 1965। इसकी जूरी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े नाम थे। विज्ञापन में दावा किया गया था कि जो प्रतियोगी इसमें चुने जाएंगे उनके साथ यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की टीम से जुड़े निर्माता निर्देशक फिल्में बनाएंगे। अंजू जतिन के अंदर की कशमकश से वाकिफ थी। अंजू महेंद्रू, जो अब तक राजेश खन्ना की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और प्यार से वो जतिन को जस्टिन कहकर बुलाती थी और जतिन अंजू को निक्की नाम से बुलाता था। दोनों बेहद करीब आ गए थे और जतिन के करीबी दोस्त बताते हैं कि इस टैलेंट हंट में तस्वीरें भेजने के लिए अंजू ने ही उससे कहा था। अंजू ने ही जतिन को कहा था कि तुम इस टैलेंट हंट में अपनी तस्वीरें भेजो, क्या पता लक तुम्हारा साथ दे जाए। हजारों नौजवानों के साथ जतिन ने भी बड़ी उम्मीद से फॉर्म भरा, अपनी कई बेहतरीन तस्वीरें खिंचवाकर भेजी। कुछ दिन बाद खबर मिली कि उसे आखिरी राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यह खबर सुनकर राजेश खन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आखिरी राउंड का वक्त नजदीक आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और उम्मीद के इस मोड़ तक वो पहले भी कई बार पहुंच चुका था और हर बार उम्मीद बिखर गई थी। दिल में एक अजीब सा डर था जिसे वो किसी के साथ बांट नहीं रहा था। वो खामोश रहने लगा, इंटरव्यू की कोई खास तैयारी भी नहीं कर रहा था। हारने के डर से उसकी नींद उड़ी हुई थी। ये आखिरी मौका है, अगर मैं यहां कामयाब नहीं हुआ तो फिर सब खत्म। उसने थिएटर के दौर के साथी हरिदत्त से ये तमाम बातें कही थी। इन्हीं दिनों एक शाम अपने स्कूटर पर वो ईरानी होटल पहुंच गया और यहीं पर उसकी मुलाकात हरिदत्त से हुई। हरिदत्त को मालूम था कि जतिन को आखिरी राउंड के लिए चुन लिया गया है और उसे परेशान देखकर हरिदत्त ने पूछा भी कि तैयारी कैसी चल रही है काका। हरिदत्त सालों बाद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस सवाल पर जतिन की आंखों में अचानक से आंसू भर आए, गला रूंध गया। वो बोला, यार अगर इस कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मैं किस मुंह से बाऊजी और चाईजी के सामने जाऊंगा। वो शाम याद करते हुए हरिदत्त जैसे उन्हीं पलों में पहुंच गए। और उस इंटरव्यू में हरिदत्त बताते हैं कि वो दोस्त था अपना, मैंने ढांढस बंधाया और कहा कि तू फिक्र मत कर। फिर भी जब उसका मूड ठीक नहीं हुआ तो मैंने अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर जतिन के हाथ पर रखा और कहा, जा, मैंने तुझे अपनी नई फिल्म के लिए बतौर हीरो साइन किया। हालांकि उन दिनों मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मेरी बात सुनकर जतिन बहुत जज्बाती हो गया और फिर उसने मुझे गले लगा लिया। हरिदत्त अपने इंटरव्यू में इन तमाम बातों को याद करते हैं। रिहर्सल के दौरान थिएटर के दोस्तों ने भी ढांढस बंधाया, लेकिन दिल ही दिल में जतिन जानता था कि उसके दोस्तों को भी ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो इंटरव्यू में कुछ कर पाएगा। वो अब तक थिएटर में भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया था। एक पल को लगा कि वो बेकार ही एक्टर बनने का सपना पाल बैठा और इस ख्याल से उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। कश्मकश में दिन बीतते जा रहे थे। इंटरव्यू से पहले वाली रात थी। वो अपने कमरे में अकेला बेचैनी से करवटें बदल रहा था। सोने की कोशिश कर रहा था मगर नींद मीलों दूर थी। दिमाग में ख्याल बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने खुद को समझाया कि वो आखिरी राउंड तक पहुंचा है तो ज्यूरी ने उसमें कुछ तो अच्छा देखा ही होगा। उसे मालूम था कि सुबह इंटरव्यू में इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम होंगे। शायद अपने ख्यालों में वो अंदाजा लगाने लगा कि किस शख्सियत से कैसे बात करेगा। उनके बारे में उसने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। वहां बैठे लोगों को अगर उसने इंप्रेस कर दिया तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जूरी में वही लोग थे जिनके दफ्तरों में वो अपनी तस्वीरें लेकर पहले भी कई बार जा चुका था। उसके जहन में शायद कुछ पुराने सीन भी उभर आए। उन दफ्तरों में तो गार्ड उसे अंदर तक जाने नहीं देते थे।
मगर अब वो फिल्म इंडस्ट्री के उन्हीं बड़े लोगों ने खुद उसे बुलाया है। वो सब एक साथ उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं और ये सोचकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खिल उठी। वो बिस्तर पर लेट गया और सोने से पहले प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर ली। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वो पाकिस्तान के गांव धपालपुर में पहुंच गया है, अपने कुल देवता के मंदिर के सामने, जहां बचपन में उसका नामकरण संस्कार हुआ था। वो जब भी प्रार्थना करता तो न जाने क्यों खुद को उसी मंदिर से जुड़ा पाता था और उन पलों में उसके दिल से खामोश सी दुआ निकली और फिर वो गहरी नींद के आगोश में समा गया, क्योंकि अब बारी थी जतिन के राजेश खन्ना बनने की, यानी जतिंदर चुन्नीलाल खन्ना के राजेश खन्ना बनने की। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।